आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो तो ये रैपिड फायर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के इंटायर सिलेबस को हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। और उन छोटे सेगमेंट्स में शुरुआत करें अगर सबसे पहले, तो हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, एक इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर जिसको हम 30 मिनट से पहले फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी डिटेल के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं, और जो अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहता है वो अपने एग्जाम का नाम आई कैन डू इट के नाम से जरूर सेव करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव। सबसे पहले बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं डिटेल के साथ में। कोई भी चीज हमारी मिस नहीं होगी, इस बात की गारंटी है बेटा। चलिए, सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप के सिस्टम्स हो गए। पहला सिस्टम है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास में कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा स्पर्म। और वहीं फीमेल में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रोसेस होता है oogenesis, जिसका प्रोडक्ट होता है ओवम। तो यानी हम यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के तौर पे बात करें तो हमारे पास दो गैमेट होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। वो आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवा फ्यूज करते हैं, उसे क्या कह दिया हमने? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियो बनता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? 2n, क्योंकि यहां पे ओवा जो है वो n हैप्लॉइड यानी कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, और यहां पे भी 23 क्रोमोसोम यानी n हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड के फर्टिलाइजेशन से 2n डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा, एंड देन इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस के अंदर, क्लीवेज होगा यानी कि यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा। देन गैस्टेशन पीरियड जो कि ह्यूमन के अंदर 9 मंथ का है वो कंप्लीट होगा, और फिर बेबी की डिलीवरी होगी, जिसके लिए बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म हम यूज करते हैं पास्चुरेशन। एंड देन बेबी को दूध पिलाया जाएगा, यानी मदर फीड करेगी, तो उसे कहते हैं लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये पूरी की पूरी क्या है? एक जर्नी है जो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं, और यहीं से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जहां पे हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है इसकी लेबलिंग। हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कंसीडर, तो आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है उसमें आपको देखने को मिलेगा यूरेटर, यानी कि यूरिनरी ट्रैक भी हमको देखने को मिल रहा है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कॉमन हो जाते हैं एक जगह पे आके, उसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा इज ए कॉमन जेनाइटल ट्रैक होता है, ये यूरोजेनाइटल ट्रैक भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? यूरोजेनाइटल ट्रैक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके अंदर जो आपको ऑर्गन दिख रहा है टेस्टिस, दिस इज द प्राइमरी, ये हमारे पास में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की दो ही खासियत होती है, पहला ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये उस ऑर्गन यानी उस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या करेगा? गैमेट्स बनाएगा। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उससे रिलेटेड स्पर्म बनाएगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो फीचर हैं, पहला हमारे पास में क्या हो गया? ये गैमेट फॉर्म करेगा, दिस फॉर्म इज गैमेट, एंड अनदर वन इज सीक्रेट सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करेगा। उसके बाद ये टेस्टिस होते हैं इस स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम एक पाउच स्ट्रक्चर होता है। फिर हम बात करें हमारे पास यहाँ इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारी डक्ट होती है, बहुत सारी ट्यूब्स होती है, जिनसे होके जो हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उससे स्पर्म कन्वे करते हैं, जो कि कहाँ चले जाएंगे? हमारे पास वासा डेफरेंस है, जो कि हमारे प्रोस्टेट जो है वहां आके मिलेंगे, समान वेसाइकल से आके मिलेंगे, और फिर एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे, और ये डक्ट आगे जाके हमारे कॉमन यूरोजेनाइटल ट्रैक यानी यूरिथ्रा के होते हुए बाहर आ जाएगी। ये सारी चीजें। अब इसमें बात करें सेमाइनल वेसाइकल, जो हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स के तौर पे आती है, तो नंबर 1 हमारे पास कौन है? सेमाइनल वेसाइकल। फिर हमारे पास कौन है? प्रोस्टेट। और एक हमारे पास में और होती है जिसको हम कहते हैं बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड यहाँ साइड में होती है, जिसको हम कहते हैं बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। ये पेयर में होती है, ये पेयर में होती है, ये एक ही होती है। सॉरी, नंबर ऑफ ग्लैंड्स अगर पूछ लिया जाए तो 5 होती है, टाइप ऑफ ग्लैंड पूछ लिया जाए तो 3 होती है। उसके बाद में वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस वो हिस्सा है, वो डक्ट है जिसको ट्यूबैकोटॉमी या वैसेक्टॉमी में काटा जाता है। तो बताओ वासा डेफरेंस, वास तो यानी ट्यूबैकोटॉमी नहीं कहेंगे हम, यहाँ कहेंगे वैसेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी जो है वो यहीं की जाती है, वैसेक्टॉमी में इसको कट कर दिया जाता है, ताकि क्या हो? ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, या मैं कहूं नसबंदी का प्रोसेस है। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी इसको कहते हैं। वही फीमेल में बात करें तो हमारे पास है मेजर जो ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन हम कहते हैं ओवरी। ये क्या है? हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन है।
प्राइमरी ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इसके पास में भी दो काम है, ये गैमेट्स फॉर्म करेगी, ये गैमेट बनाएगी, और साथ ही साथ में फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करेगी। उसके बाद हमारे पास में ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। इसमें तीन पार्ट हैं। सबसे पहला ओवरी के जो करीब है उसे कहते हैं इन्फंडिबुलम। इस इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको कहते हैं फिम्बरी, जिनका काम है ओवम को ग्रैब करना। फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। यहाँ एम्पुला जो रीजन है वो सबसे बड़ा वाइड रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तीनों ही फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। फिर हमारे पास यूटेरस आता है। ये जो यूटेरस जो है, इसमें जो रेड एरिया दिख रहा है, ये इसकी इनर लाइनिंग दिख रही है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स के दौरान बॉडी से बाहर आती है। और यही वो लाइनिंग है जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं फंडस। और इसका जो शेप है वो आपको इन्वर्टेड, उल्टा नाशपति यानी पियर शेप का दिखाई देता है। इसमें सबसे बाहर वाली लेयर है वो पेरीमेट्रियम, अंदर वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर है हमारे पास एंडोमेट्रियम, जो कि रप्चर होके बाहर आ जाती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको एक चैप्टर की समरी बता दी। अब हम आगे डिटेल से बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन के अंदर। टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारे पास इसमें, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो पार्ट है जो हमारा गैमेट फॉर्म करेगा। नंबर वन, जो गैमेट बनाएगा। मेल और फीमेल के अंदर मेल में कौन है हमारे पास में? टेस्टिस, जबकि फीमेल में कौन है? ओवरी। सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट करेगा, तो मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते, बट हाँ इनके फर्टिलाइजेशन, इनके मिलने में हेल्प करते हैं, इनको पाथवे देते हैं। तो यानी गैमेट के मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे और गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में कौन है? इनको छोड़ के बाकी सारे, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, वासा इन्फ्रेंशिया, ये सब। उसके अलावा फीमेल में कौन है? ओवरी को छोड़ के बाकी सारे, जैसे फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स। ओके, मेल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये पेल्विस रीजन में होता है। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जिनको हम क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एक्सेसरी डक्ट के तौर पे काम करें, बात करें जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का हिस्सा है, वो कौन है? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से वासा इन्फ्रेंशिया, वासा इन्फ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से वासा डेफरेंस। ये पाथवे भी है किसका? सीमन का। तो नंबर वन पे हमारे पास ऑलवेज भी रेटे टेस्टिस आएगा, देन वासा इन्फ्रेंशिया आएगी, फिर एपिडिडाइमिस आएगा, और फिर हमारे पास में वास डेफरेंस आएगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया के तौर पे बात करें, मेल के अंदर तो पैनिस होता है, और इसके पास में टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जिसके अंदर होता है उसे कहते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम एक पाउच, और पैनिस हमारे पास में जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, दोनों ही किसमें आता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया में, जो बाहर से विजिबल होते हैं मेल के अंदर। मेल एसेरी ग्लैंड्स में बात करें तो हमारे पास कौन आएगी ग्लैंड? सबसे पहले सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा बात करें तो ये सेमाइनल वेसाइकल पहली ग्लैंड हमारे पास, दूसरी सेमाइनल प्लाज्मा के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, और तीसरी हमारे पास बल्बोइथल ग्लैंड है। तो मैंने कहा था सेमाइनल वेसाइकल और बल्बोइथल ये दोनों पेयर में होती है। यहाँ पे पेयर में मतलब इनका नंबर 2 होगा, इनका भी नंबर 2 होगा, और प्रोस्टेट सिंगल होती है तो इनका नंबर 1 होगा। तो नंबर ऑफ ग्लैंड्स 5, टाइप ऑफ ग्लैंड्स 3। सेमाइनल वेसाइकल जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है, इसी वजह से सबसे बड़ी इन द सेंस कि ये सबसे बड़ा पोर्शन कवर करती है। इस वजह से सेमाइनल प्लाज्मा में सेमाइनल जो वर्ड है वो इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम कवर करती है सीमन का पार्ट। कितना? 60 to 70% सीमन का पार्ट जो है वो सेमाइनल वेसाइकल से आता है। ये अल्कलाइन नेचर की होती है, यानी कि बेसिक नेचर की होती है। तो इसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। पूरे अर्थ पर एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे फ्रुक्टोज सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के लिए सीमन में यूज होता है। इनमें क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि कोगुलेट करके रखते हैं पूरे के पूरे सीमन को, ताकि स्पर्म अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर पाए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 20 से 25% सीमन का कैरी करती है। ये एसिडिक होता है हल्का सा, और इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ कई बार एग्जाम में आ जाता है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड भी यहीं प्रेजेंट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी यहीं प्रेजेंट होता है। फिर है बल्बोइथल ग्लैंड। ये बल्बोइथल ग्लैंड जो है वो अल्कलाइन नेचर की होती है, जो लुब्रिकेशन जो है प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बल्बोइथल ग्लैंड। तो ये हमने क्या देख लिया? ग्लैंड्स और उनके कंपोजिशन देख लिए। फिर हमारे पास में नंबर 4 पे पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में बात करें, सबसे पहले हम आ जाते हैं टेस्टिस पे, जो कि पेयर में होते हैं हमारे पास। ये टेस्टिस ओवल शेप का है, जिसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो देखिए 2 से 3 सेंटीमीटर तो क्या है हमारे पास में? लेंथ है, और 4 से 5 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या है? विड्थ है। तो ये ओवल शेप का होता है।
उसके बाद टेस्टिस के अंदर क्या होती है, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो कैसे क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करें, इस टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ये लोब्यूल्स कितने होते हैं, ये लोब्यूल्स करीब करीब 250 लोब्यूल्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट। और इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास कौन होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। ये कितनी होगी, करीब करीब एक के अंदर एक और एक से 3 होती है, तो मतलब 250 से लेके 750 होगी, 250 से लेके 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती है, 1 से 3 होती है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, 1 से 3 होती है। तो टोटली अगर हमारे पास 250 है तो 250 से 750 हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आप देखेंगे टेस्टिस के बाद, टेस्टिस होता किसमें है, एक पाउच के अंदर, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम है हमारे पास में, इसके पास क्या होता है, ये स्क्रोटल सैक एक कंप्लीट पेयर में होता है, मतलब ये भी 2 अलग अलग सेगमेंट में होते हैं जो आगे कनेक्टेड रहते हैं हमारे पास में, गुब्रेनिकुलम और मेजेंचियम के थ्रू टेस्टिस को फोल्ड करके रहते हैं। अब देखिए यहां से फिर हम जरा सा ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो हमारे पास यहाँ ये टेस्टिस के अंदर आ गए हम, टेस्टिस के अंदर, और ये हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कॉइल स्ट्रक्चर में होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे रेटे टेस्टिस बनाती है और रेटे टेस्टिस फिर वासा इन्फ्रेंशिया बनाती है, और ये वासा इन्फ्रेंशिया इस ब्लैक स्ट्रक्चर जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं उसके अंदर आ जाती है। ये एपिडिडाइमिस फिर आगे वासा डेफरेंस के अंदर चला जाता है, ये हमारी वासा डेफरेंस रही। तो ये पूरा पाथवे हो गया हमारे स्पर्म या मैं कहूँ सीमन का। तो रेटे टेस्टिस इज नंबर 1, देन हमारे पास वासा इन्फ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, एंड देन हमारे पास वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस हमारे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये है हमारा ब्लैडर, उसके ब्लैडर के पीछे से घूम के आएगी और आके मिल जाती है सेमाइनल वेसाइकल से। सेमाइनल वेसाइकल की ट्यूब भी इसमें आके खुल गई। उसके बाद में हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की ट्यूब भी आके इसमें खुल गई, जो कि ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपको ट्रायंगल शेप की जो दिखाई दे रही है प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसके पास में 2 छोटे छोटे आपको डॉट दिख रहे हैं, ये आपके बल्बोइथल ग्लैंड है। तो इनके अंदर आ जाती है। यहाँ पे ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जो डक्ट सेमाइनल वेसाइकल से आके गिर रही है, उसे कहते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। फिर हमारे पास यूरिथ्रा में आ जाएगा। यूरिथ्रा जो है वो यूरोजेनाइटल ट्रैक है, क्योंकि इससे यूरिन भी आता है और जेनाइटल का मतलब हो गया इसमें सीमन भी आता है, इसीलिए इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक कहा जाता है। अब ये कॉमन डक्ट है फॉर यूरिन एंड स्पर्म के लिए, इसीलिए इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक कहा गया है। उसके बाद में यहाँ इस यूरिथ्रा के चारों तरफ एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसमें इरेक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं, जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है कार्पोरा कैवर्नोसा, जिसके अंदर हमारे पास में कौन प्रेजेंट है, हमारी यूरिथ्रा, और एक होता है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो यहाँ पे ये आगे वाला पोर्शन जो है वो कौन बना रहा है, ग्लांस पैनिस बना रहा है, और जो इसकी ओपनिंग है जहाँ पे जो यूरिन है या सीमन है वो बाहर आता है, उसे कहते हैं यूरिटस मिएटस एक्सटर्नल ओपनिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बाहर फोल्डिंग्स होती हैं जो पैनिस को कवर करके रखती है, उसे कहते हैं फोर स्किन, जो लूज फोल्डिंग होती है। आपने देखा होगा जो मुस्लिम रिलीजन है उसके अंदर इस फोल्डिंग के पास में जो कट लगा देता है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कमसिजन कहते हैं। आगे बात करें, टेस्टिस जो है वो आउटसाइड होते हैं एब्डोमेन कैविटी के, जो कि स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ये बॉडी से आउटसाइड इसलिए होते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके। ये बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 से 2 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बात करें तो ये क्या हमारे पास में सेमाइनल वेसाइकल और वास डेफरेंस को कनेक्ट करके रखती है। ये स्टोर करती है हमारे पास स्पर्म को कितने करीब करीब, ध्यान रखिएगा, 4 से 5 घंटे। यहाँ पे एम्पुला रीजन होता है, वहां पे स्टोर रह जाता है। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में टेस्टिस के तौर पे, तो डिटेल टेस्टिस के अंदर अगर हम जाएं बात करें तो टेस्टिस के अंदर आप देखिएगा हमारे पास सबसे पहले जो ये है, ये हमारे पास क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, 1 से 3। तो अगर ये 1 से 3 है, इट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी हो गई, 250 से 750। हम बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आ रही होगी, हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि 30 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को फिनिश किया जाए। तो आराम से देखिएगा 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। थोड़े फास्ट जरूर हैं, लेकिन इसीलिए है कि हमें रिवाइज करना है।
उसके बाद में यहां जो हिस्सा दिख रहा है जो ठीक इससे बाहर आता है उसे कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। अगर मुझे नंबरिंग करनी हो तो इस बार मैं इसको नंबर फर्स्ट दूंगा ट्यूबुलाई रेक्टाई को, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से डायरेक्टली आ रही है। और कलेक्शंस को बोलेंगे हम यहाँ पे रेडिडेसिस, देन फिर वासा इन्फ्रेंशिया एंड देन एपिडिडाइमिस, और फिर हमारे पास में वास डेफरेंस। तो ये पाथवे ऑफ स्पर्म है जो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर अगर कोई भी लाइनिंग है उसके बारे में हम बात करें तो हमारे पास 3 लाइनिंग होती है। सबसे बाहर की तरफ हमारे पास कौन होती है, आउटसाइड जो है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस है। इनसाइड जो है हमारे पास, या मैं बात करूं मिडल, वो हमारे पास कौन सा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फिर हम बात करें सबसे अंदर की ओर कौन है हमारे पास में, इनर के साइड में ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ये इनर साइड आ गई हमारे पास। ये डेंस कवरिंग होती है, ये मोटी कवरिंग होती है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एपिडिडाइमिस है, तो एपिडिडाइमिस के हिस्से को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास क्या, कैपेट क्यूडा, एंड हमारे पास हो जाती है टेल या बॉडी हम जिसे कहते हैं। तो ये एपिडिडाइमिस के सेगमेंट होते हैं। अब यहां से आपको पाथवे क्लियर हो गया होगा कि स्पर्म कैसे आएगा। सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में आएगा, फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई में आएगा, फिर एटिटेस्टिस में आएगा, फिर वासा इन्फ्रेंशिया में आएगा, फिर एपिडिडाइमिस में आएगा, वास डेफरेंस में आएगा, फिर वास डेफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा जो कि सेमाइनल वेसिकल से मिली थी, और फिर यूरिथ्रा से ये बाहर निकल जाएगा। ईच टेस्टिस में हमारे पास में 250 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है ना, ऐसे कैसे कितने होते हैं, 250 कंपोनेंट होते हैं, और इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक लोब्यूल्स में कम से कम एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है, या ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है। इसका मतलब नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अगर ईच टेस्टिस पूछ लिया जाए तो हम आंसर क्या करके आएंगे, 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, या तो एक है तो 250 की 250 होगी, और 3 है तो 750 तक चली जाएगी। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फिर बात करें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में, कि अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें टेस्टिस का तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि ये हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये भी हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये भी हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये इनके बीच का स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड में हमारे पास ब्लड वेसल्स होगी, लिम्फ वेसल्स होगी, इंटरस्टिशियल सेल्स होगी, और इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होगी। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, इनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिन्हें कहते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो है, इनका मेन फंक्शन होता है कि इन पे एलएच हार्मोन काम करता है, और एलएच हार्मोन के इंड्यूस होके ये टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो यानी कि जो सेक्स हार्मोन है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में नहीं बना है, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आसपास के एरिया जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में फॉर्म हुआ है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है वो यहाँ गिरा हुआ है। अब इस टेस्टोस्टेरोन को लेके अंदर आना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और स्पर्म बनेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो वो कैसे अंदर आएगा, तो बात करें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आपको यहाँ दिख रही है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो सबसे प्राइमरी सेल्स आपको दिख रही है ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। और हमेशा ध्यान रखना स्पर्मेटोगोनिया इज अ मदर सेल, और मदर सेल कैसी है हमारे पास में, डिप्लॉयड है, इसे कहते हैं मेल जर्म सेल। तो ये डिप्लॉयड 2n है, इसके अंदर डिवीजन होगा, पहले ग्रोथ होगी, मैचुरेशन होगा, फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन के साथ में फिर मियोसिस होगा। तो यहाँ एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये न्यूट्रिशन का काम करती है, इसके 2 और नाम है, एक होता है नर्व सेल और एक होता है सस्टेंटाक्यूलर सेल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन देना, किसको न्यूट्रिशन देना, मेल जर्म सेल यानी कि हमारे पास स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। तो यहाँ पे पीट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, इसको कहते हैं एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये निकलता है और ये इस पे वर्क करता है और इसको बोलता है तुम एबीपी निकालो, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन तो बाहर बना था, एंड्रोजन बाहर है, लेकिन अंदर कौन है, एबीपी है, अंदर है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एंड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो एंड्रोजन बाहर है, एबीपी अंदर है, तो एबीपी क्या करेगा, एंड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो अपने आप से जो भी टेस्टोस्टेरोन के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर चले जाएंगे। तो यानी कि अंदर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम है कि वो चारों तरफ से एंड्रोजन को अपने अंदर बुला लेगा और यहाँ पे स्पर्म के मैचुरेशन का फैक्टर यानी कि हमारे पास SMF भी इसके पास होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, इनहिबिन। अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगे, स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनहिबिन के द्वारा इसको रोका भी जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास सर्टोली सेल जो है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम भी करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम भी करती है।
यहाँ पे ये मेल स्पर्म को फीमेल से या मेल स्पर्म को मेल के ब्लड से कांटेक्ट मारने से रोकता है। इससे ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मेल स्पर्म के अंदर हमारे पास हैप्लॉइड कंडीशन है और मेल का जो ब्लड है वो पता है हमारा मेल खुद डिप्लॉयड है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉयड में सेल आइडेंटिफाई कर लेगी ये सेल तो मेरी नहीं है, तो मेल खुद ही अपने स्पर्म को मारने लग जाएगा। इस चीज के लिए वो ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर पैदा कर देती है, जिससे कि मेल का खुद का ब्लड मेल के खुद के स्पर्म के साथ में कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाता। अब यहाँ ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आपस में क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने बुला लिया इसको अंदर, जैसे ही अंदर आ गया तो ये स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसमें जो प्राइमरी चीज बनती है उसे कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड, जो कि इमेच्योर होता है। उसके बाद में यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस होगा, जिससे कि उसमें मैच्योरेशन आएगा और वो बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। तो टिड से जोआ बनना, टिड से जोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। एग्जाम में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्पर्मियोजेनेसिस पे। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन गया, जो कि एक मैच्योर स्पर्म है। मैच्योर स्पर्म की खासियत क्या होती है कि इसमें जो टेल है, जो पूंछ है टेल, वो प्रेजेंट होती है। सर्टोली सेल जो है वो क्या करती है? स्पर्मियोजेनेसिस में पार्ट लेती है। ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल्स का हिस्सा क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो सर्टोली सेल्स इसमें पार्ट लेती है। तो यहाँ पे जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है वो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस है, जिसके लिए सर्टोली सेल्स का बहुत बड़ा योगदान या रोल है। नेक्स्ट, ये हमारे जो एकेडमी के टॉपर्स जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आए हैं। अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को क्रैक करना, अपने एग्जाम को क्रैक करना, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट से हो, एम्स से हो, पीजीआई से हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट है, सब इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको डिलीवर की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ इतने ही बच्चे नहीं, करीब 5000 बच्चे ऐसे हैं जो हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं और इस साल 2025 के अंदर 5000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और अभी करीब करीब 10 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, पीजीआई जैसे एग्जामिनेशन होने बाकी हैं। तो ये डाटा और इंक्रीज होगा। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अभी राइट नाउ जे एकेडमी प्लेटफॉर्म। ये 2026 के डिफरेंट बैचेस हैं, जिसमें से मैं आपसे बात कर रहा हूँ एम्स के लिए, उम्मीद प्लस बैच के लिए। अगर आपका टारगेट एम्स दिल्ली है तो ये बैच आपके लिए सबसे सही और सबसे सटीक रणनीति के साथ में स्टार्ट किया है हमने। सब कुछ इसमें आपको डिलीवर कर रहे हैं। 3 बार आपके इंटायर सिलेबस को मैं आपके साथ फिनिश करूंगा। आपके घर पे हमारे खुद के बनाए नोट्स पहुंच जाएंगे। डेली आपकी क्लासेस और उनकी डीपीपीस होगी। वीकली एंड मंथली आपके टेस्ट होंगे और 1-on-1 मेंटोरशिप। बायो में दिक्कत हो मेरे से डिस्कस करिए, केपीसी से डिस्कस करिए। फिजिक्स में दिक्कत हो तो जीटीएम और जो वीटीएम सर है उनसे डिस्कस करिए। अगर केमिस्ट्री में दिक्कत है आईटीएम सर से डिस्कस करिए। आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी कवर करवाए जाएंगे। 251 टेस्ट की प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट सीरीज भी डिलीवर की जा रही है आपको। तो ज्वाइन करिए, प्रॉपरली स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तौर पे बात करें तो हमारे पास में पेयर ऑफ ओवरीज आ रही है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? हमें पता है कि हमारे पास ये क्या करेगी? गैमेट्स फॉर्म करेगी, सेक्स हार्मोन बनाएगी। एक्सेसरी डक्ट की बात करें, डक्ट जिसे हम कहते हैं डक्टस सिस्टम, उसमें फैलोपियन ट्यूब आ गई हमारे पास, यूटेरस आ गया हमारे पास में, सर्विक्स और वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना जो है वो बेबी की डिलीवरी में भी हेल्प करती है, जिसके इसको क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल भी कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को फीमेल के अंदर कहते हैं वल्वा, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मॉन्स प्यूबिस का है। फिर हमारे पास में जो वेजाइनल एंडिंग है उसमें लिप्स शेप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जो बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं लेबिया मेजोरा, जो छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं लेबिया माइनोरा। और यहाँ पे हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जो कवर करके रखती है वेजाइनल ऑरिफिन्स को। और साथ ही हमारे पास में है यहाँ पे क्लाइटोरिस, जो कि मेल के अंदर जो पेनिस होता है उसके होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। मतलब इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो मेल की तरह पेनिस इरेक्ट होता है वैसे ये भी इरेक्ट होता है। मैमरी ग्लैंड के तौर पे बात करें, मैमरी ग्लैंड इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड। ये एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मैमरी ग्लैंड इज अ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। बात करें ओवरी को लेके तो हमारे पास ओवरी जो है ये यूट्रस वॉल है और ये एक ओवरी है एक साइड की। तो यूट्रस वॉल से भी ये लिगामेंट्स अटैच रहती हैं और पेल्विक वॉल से भी अटैच रहती हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है इनके बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ये जो लिगामेंट है, ये जो लिगामेंट है उसमें ये जो लिगामेंट है इसको हम कहते हैं मीजोवेरियम। क्या कहते हैं? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम।
ओवरी जो है ये ओवरी के अंदर जर्मिनल सेल होती है, और मैंने आपको कई बार बताया कि जर्मिनल सेल हमेशा ह्यूमन के अंदर कैसी होती है, क्यूबॉइडल शेप की होती है। तो सिंपल क्यूबॉइडल सेल ऑलवेज बी अ जर्मिनल सेल, ध्यान रखिएगा। इनक्लोज ओवरी के स्टोमा के अंदर होती है। जो हमारी ओवरी है उसके हिस्से को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला, और बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्ट्रोमा। बाहर वाली जो लेयरिंग है उसमें हम बात किए आउटर, जिसको हम पेरिफेरल, जिसको हमने कहा कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को हमने कह दिया मेडुला, जो कि ओवरी का स्टोमा बनाएगा। ओवरी के बारे में बात करें, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये लोअर एब्डोमेन में होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर, छोटी सी ही होती है। लेकिन इस छोटी सी ओवरी के अंदर करीब करीब एक सिंगल ओवरी में 60 से 80 हजार ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक ओवरी के अंदर। अगर मैं दोनों ओवरी की बात करूंगा तो करीब करीब 1,20,000 से 1,60,000 ओवेरियन फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि थ्रू आउट द लाइफ मैच्योर होकर पीरियड्स के दौरान बाहर आते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें यूट्रस एंड वॉर्म के बारे में, तो यूट्रस एंड वॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर। अब यहाँ हम ओवरी से कहानी शुरू करते हैं। तो ओवरी हमारे पास हम पढ़ चुके हैं। ओवरी से जैसे ही ओवम आएगा तो कहाँ आएगा, हमारे पास में फिमरी के अंदर। फिमरी के हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि हेल्प करती है ओवा के कलेक्शन में। फिर वहां से इन्फंडिबुलम आएंगे, ये एक फनल शेप का होता है जो कि एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन सबसे करीबी पोर्शन है किसका, ओवरी का। और इसके बाद में हम एम्पुला पे आते हैं। एम्पुला जो है सबसे वाइडेस्ट हिस्सा है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग होती है। उसके बाद में एस्थमस। एस्थमस कहाँ है हमारे पास, यूट्रस के पास में, यानी ये नैरो होता है छोटा और ह्यूमन का, और ये पोस्टीरियर एंड है, लास्ट पार्ट है ओवरी का। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसका एंटीरियर हिस्सा कौन सा है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एंटीरियर हिस्सा कहीं ये तो नहीं एस्थमस, क्योंकि एस्थमस और इन्फंडिबुलम में कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी पोजीशन हम ओवरी से मेजर करते हैं, बिकॉज ओवरी आर अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी से ही हमने यहीं से स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि हम ओवरी से ही चीज़ों को फ्लो करेंगे। तो ओवरी के पास में है तो एंटीरियर पोर्शन है, ओवरी से दूर में है तो पोस्टीरियर पोर्शन है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। तो नैरो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद में हम अगर बात करें, ये तीनों रीजन किसके हैं, फेलोपियन ट्यूब के रीजन, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहां से ओवम आते आते हमारे कहाँ आ जाएगा, यूट्रस के फंडस वाले पोर्शन में आ जाएगा। ये यूट्रस का फंडस वाला पोर्शन है, और ये यूट्राइन कैविटी है जहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट भी होगा एम्ब्रियो का। यूट्रस या इसको कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में वॉर्म, जो कि इन्वर्टेड पीयर शेप का, उल्टे नाशपति के आकार का देखने को मिलता है। इसमें 3 मेम्ब्रेन होती है, एक है हमारे पास पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली कौन सी हमारे पास में, पेरीमेट्रियम, यानी एक्सटर्नल होती है, और ये पतली होती है। फिर बात करें मायोमेट्रियम में, तो मायोमेट्रियम हमारे बीच वाली है, थिक लेयर है, स्मूथ मसल्स होती है, और इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब ये मोटी है, इसमें बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये हिलती बहुत ज़्यादा है ड्यूरिंग द डिलीवरी। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्ट किया जाता है। और एंडोमेट्रियम ये कैसी होती है, इनर होती है, गैंडुलर होती है। गैंडुलर क्यों होगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चीज़ें सिक्रीट करेगी। और लाइन, इसमें यूट्राइन कैविटी होती है, इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और इन्हीं साइक्लिक चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। उसके बाद बात करें हम, हमारे पास में जो यूट्रस है उससे फिर नीचे की तरफ आए तो हमारे पास आती है सर्विक्स। यहाँ पे सर्विक्स ये वाला पोर्शन है जहाँ पे जब बेबी डिलीवर करता है उस वक्त यहाँ पे प्लाक जमा रहता है, तो हम कहते हैं ना वाटर बॉडी बाहर आ रही है, यानी वाटर लीकेज करना शुरू कर जाता है, यानी कि वो डिलीवरी का साइन होता है। तो यहाँ इस सर्विक्स पोर्शन में होता है। हम सर्विक्स पोर्शन के अंदर स्पर्म को रोकते भी हैं, स्पर्मिसाइडल जो हमारे पास क्रीम है उनको यूज़ करके, कॉपर टी को यूज़ करके। ये हमारे पास सर्वाइकल कैनाल है जो कि जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ये वेजाइना है, और यहाँ इस वेजाइनल ओपनिंग पे हमारे पास में एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं हाइमन। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा, तो ये हमारे पास में फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा है, जिसमें बात करें सबसे बाहर की तरफ जो जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, उन प्यूबिक हेयर के रीजन्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस कुशन यानी गद्दे जैसा फैटी टिश्यू का बना होता है। इसमें स्किन एंड प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। थिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, किसको कहा हमने, क्लाइटोरिस को, जो इसके ठीक नीचे है, ये थिन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये अपर ऑफ लेबिया मेनोरा एंड अबाउ द यूरेथ्रल ओपनिंग। बात समझिएगा, यहाँ पे ये यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिल रही है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब यहाँ से यूरिन पास आउट होगा। मैं थोड़ा सा डार्क स्पॉट कर देता हूँ, ये हो गई। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ, और हमारे पास में जहाँ पे लेबिया माइनोरा जो है, यानी अपर टू द लेबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ हमारे पास कौन मिल रही है, हमारा क्लाइटोरिस मिल रहा है। तो ये पोजीशन ध्यान रखिएगा क्लाइटोरिस की, अपर टू लेबिया माइनोरा एंड अबाउ द यूरेथ्रल ओपनिंग।
लेबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन है हमारे पास में, हमारा जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके। ओके, फिर इसके नीचे आए तो ये हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग है जिससे कि यूरिन पास होता है, जो कि ब्लैडर से कनेक्ट रहती है। इसके नीचे की तरफ हमारे पास है वेजाइनल ओपनिंग जिसमें हाइमन कवर रहती है। मतलब यहाँ पे जो गर्ल्स को बेसिकली पता होगा कि ये जो एरिया दिख रहा है इसमें से इस रीजन पे ऐसे कवरिंग होती है, इसी को हम कहते हैं हाइमन। यानी यूरेथ्रल ओपनिंग ओपन रहती है, वेजाइनल ओपनिंग क्लोज रहती है, यानी कि ये हिस्सा आधा ही कवर रहता है, उसको कहते हैं हाइमन। फिर हमारे पास एनस हो गया। हाइमन के बारे में बात करें, ये पार्शियली कवर होता है वेजाइनल ओपनिंग को, जनरली फ्रॉम द ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ये क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है। बट दिस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन ये कई बार फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि हमारे पास में हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, उनसे भी क्या हो जाता है, रप्चर कर जाता है। लेबिया माइनोरा ये अंदर की तरफ होता है, छोटे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, और जो बड़े फोल्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम लेबिया मेजोरा। और यहाँ पे इनके नीचे वाले जॉइंट जंक्शन पे होती है बार्थोलिन ग्लैंड जो कि लुब्रिकेशन का काम करती है, और दिस इज द होमोलोगस फॉर द बल्बोयूथर ग्लैंड इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एटलीस्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट सारी चीजें पढ़ ली है यूट्रस को लेके। अब बात करते हैं मैमरी ग्लैंड्स को लेके। मैमरी ग्लैंड्स में अगर हम बात करें तो आप देखोगे मैमरी ग्लैंड्स में यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, रिबकेज आ रहा है, और रिबकेज की ये जो रिब्स है, इन रिब्स में जो मसल्स होती हैं इनको हम कहते हैं पैक्टोलरिस मसल्स। ये पैक्टोरिस मसल्स जो है वो होल्ड करके रखती है ब्रेस्ट को। ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि इन रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सेगमेंट दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं लोब्स। तो ये सारे मेमरी लोब्स हैं। मेमरी लोब्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट है मेमरी एल्वेलाई। मेमरी एल्वेलाई आपस में कलेक्ट करके बनाती है डक्ट। फिर इनके अंदर प्रेजेंट होता है एम्पुला, जो कि एम्पुला मिल्क को स्टोर करने का काम करता है, और यहाँ से जब बेबी सक करता है तो वो एम्पुला से होते हुए लैक्टोफेरस डक्ट में आता है और उससे निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे जो डार्क स्किन होती है ब्राउन कलर की उसे कहते हैं एरियोला, जो कि पिगमेंटेड होती है और हाईली सेंसिटिव होती है, क्योंकि यहीं पे बेबी जब सक करता है तो ब्रेन के अंदर ह्यूमन जो फीमेल होती है उनके ब्रेन में सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कर देती है और यहाँ से मिल्क ऑक्सीटोसिन के साथ में इजेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो मैमरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है और स्टोर करती है मिल्क को, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है हमारे पास में प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क एजैकुलेशन में हेल्प करता है। इन दोनों चीजों पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें यहाँ पे पाथवे को लेके, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रॉक्सिमल और डिस्टलिस, मतलब दूर सबसे कौन है हमारे पास में। अगर हम रिप से बात करें सबसे दूर कौन है, निप्पल। तो यहाँ सबसे करीब कौन है, मेमरी लोब्स, जो कि कितने होते हैं 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मेमरी एल्वोलाई में कन्वर्ट होते हैं, मेमरी एल्वोलाई से मेमरी ट्यूब्यूल्स में, मेमरी ट्यूब्यूल्स से मेमरी डक्ट में, और डक्ट से फिर एम्पुला में, फिर हमारे पास लैक्टोफेरस डक्ट, एंड देन फिर हमारे पास निप्पल। मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि सबसे पहले हमारे पास में कौन आती है, ट्यूब्यूल्स आती है, और फिर हमारे पास में कौन आती है, डक्ट आती है। ये चीज़ क्यों बताई मैंने आपको, क्योंकि मेमरी ट्यूब्यूल्स पहले आएगी, मेमरी डक्ट बाद में आएगी। सेम ऐसे ही लैक्टोफेरस ट्यूब्यूल्स पहले आएगी, लैक्टोफेरस डक्ट बाद में आएगी। ट्यूब्यूल्स छोटी होती है, डक्ट बड़ी होती है। ये पाथवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें हम, जिन बच्चों के बारे में बात करा था, 5000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन इस बार हमने दिया है, और ये नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जैसा कि कुछ एग्जामिनेशन की रिजल्ट भी बाकी हैं। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करने जा रहे हैं तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। नीट में भी 97 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, साथ ही साथ में करीब 2100 ऐसे बच्चे हैं जिनके 97.98 से ज़्यादा परसेंटाइल हैं, और 99.09 से ज़्यादा परसेंटाइल आने वाले 736 बच्चे हैं अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ये जो मॉड्यूल्स हैं ये आपको आपके घर पे डिलीवर होंगे। अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जेके बोपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीजीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके हर एक स्टेट के लिए, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, उनके लिए सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें स्टार्ट की गई है फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो मोस्ट वेलकम है आपका जे अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस को लेके। गैमेटोजेनेसिस में हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होता है। अब यहाँ बात करें, ये प्यूबर्टी के बाद में स्टार्ट होता है। इसमें हमारे पास प्राइमरी जो है वो कौन है, 2n स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मेल जर्म सेल है। इमेच्योर जो मेल जर्म सेल है उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, वो
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ मियोसिस फर्स्ट होगा जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगी जो कि 2 होगी। फिर से मियोसिस सेकंड होगा जिससे 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे और यहाँ पे सर्टोली सेल्स का वो फैक्टर काम में आएगा जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और इससे स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। तो टिड से जोआ में कन्वर्जन सर्टोली सेल्स की वजह से हुआ और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें आप देखो टेल डेवलप हो चुकी है। 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम है, n का मतलब 23 क्रोमोसोम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस नोट करने वाला आता है। अब ये मैकेनिज्म कंट्रोल कैसे हुआ उसके बारे में बात करें। हाइपोथैलेमस जो कि हमारी जो ह्यूमन का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, उससे एक हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH, जो कि एंटीटी पिट्यूटरी पे काम करता है और यहाँ से एक हार्मोन LH और एक हार्मोन FSH को सीक्रेट करवाएगा। LH हार्मोन हमने देखा था लीडिंग सेल्स पे काम करता है और FSH जो है सर्टोली सेल्स पे काम करता है। इसको बोलेगा टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन निकालो, इसको बोलेगा तुम ABP निकालो और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालो। यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटिड बनेगा और फिर इस जोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमने नाम दिया स्पर्मियोजेनेसिस और यहाँ पे ये फैक्टर जो है वो इसके मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टर्म एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। क्या बोली गई है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना पूरा प्रोसेस है तो इसको कहा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जहां टिड से जोआ का बनना, स्पर्मेटिड से जोआ का बनना जो कि सबसे लास्ट प्रोसेस है। और एक वर्ड आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है? रिलीज होता है स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस। यानी इस प्रोसेस को मैं आपको बता देता हूं क्या होता है ये प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जब मैच्योर होकर यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकले हुए स्पर्म कहाँ जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकले हुए स्पर्म जो है वो यहाँ पे रेटिटेस्टिस और ट्यूबुलाई रेक्टाई के अंदर जाएंगे। तो जब स्पर्म ट्यूबुलाई रेक्टाई में आ जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। यानी सर्टोली सेल्स के अंदर मुंह डाल के बैठा था फॉर द न्यूट्रिशन, उससे मुंह बाहर निकाला उसने और रेटिटेस्टिस या ट्यूबुलाई रेक्टाई में आ गया, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया हमारा स्पर्मिएशन। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से। आप देखो हम काफ़ी सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और बस एंडिंग पोर्शन पे आने ही वाले हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया और यहाँ स्पर्मिएशन में क्या हो गया? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना। फिर हमारे पास स्पर्मेटोजोआ यानी कि मैच्योर स्पर्म है। ये मैच्योर स्पर्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास स्पर्म के सबसे बाहर जो इसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। फिर आगे वाला हेड है एक्रोसोम होता है जो कि क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसका मॉडिफिकेशन है? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। यहाँ पे ये हेल्प किसमें करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। क्यों? फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा? ये क्या करता है? जो ओवा की मेम्ब्रेन्स होती है, जोना पेल्यूसिडा और इनको जोना पेल्यूसिडा, ओवा की जो मेम्ब्रेन है उनको क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। कौन सी मेम्ब्रेन? जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, इनको डिसॉल्व कर देता है क्योंकि इसके पास में हाइलुरिडेज नाम का एंजाइम होता है जो कि इसकी मेम्ब्रेन को, ओवा की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है। इसके साथ साथ हेड जो है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल होता है, यानी कि यही ऐसा है जिसके अंदर NDNA होता है। फिर नेक वाला रीजन है जिसके पास में मिडल पीस है, मिडल पीस से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये एनर्जी सोर्स होते हैं और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फिर टेल रीजन है और ये स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करती है और ये हमारे पास में एक्सियल फिलामेंट है। ये क्या है? हमारे पास एक्सियल फिलामेंट है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? 2 सेंट्रियोल दिखते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं और ये सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल आपस में, ये सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। ये सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। एक सेंट्रियोल तो यहीं रह जाता है जो इस एक्सियल फिलामेंट को बनाता है और दूसरा सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के दौरान कहाँ चला जाता है? एग के अंदर चला जाता है, जो वहाँ पे हमारा मियोसिस सेकंड रोक रखा था, उस मियोसिस अरेस्ट मियोसिस सेकंड को आगे प्रोसीड करवाता है।
अब देखिएगा, मेल इजैकुलेशन में करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं एक इजैकुलेशन के अंदर। और अगर एक इजैकुलेशन की बात करूं मैं, तो ये एक इजैकुलेशन कितना होता है हमारे पास में, करीब करीब, ध्यान रखिएगा, ये एक इजैकुलेशन हमारे पास में इतना निकल के आता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के तौर पे बात करें तो नॉर्मल फर्टिलिटी में हमारे पास 40% स्पर्म के पास में क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, और इनमें से 40% के पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेगेरियस मोटालिटी होनी चाहिए। तो ये डेटा भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें, oogenesis क्या होता है। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन अ फीमेल। यहाँ पे इनिशिएट होता है ये क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जब 4 मिलियन उगोनिया बनती है। जब खुद अब माँ जो है वो अपनी खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर थी, तब क्या होती है यहाँ पे, उगोनिया फॉर्म हुई थी। नो मोर उगोनिया फॉर्म आफ्टर द बर्थ, कोई भी उगोनिया जन्म लेने के बाद में किसी लड़की में नहीं बनती। अब क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले उगोनिया बन चुकी है सारी सारी 4 मिलियन, वो धीरे धीरे प्यूबर्टी तक क्या होती है, डिजेनरेट हो जाती है। लास्ट में हमारे पास कितनी बचती है, 1,20,000 से 1,60,000। इनमें माइटोसिस होगा और ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो गया, जब वो अपने माँ के पेट में थी, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थी। यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस यानी अनइक्वल डिवीजन होगा, उससे क्या होगा, एक बॉडी सेकेंडरी oocyte बनेगी। इस वजह से ये कारण क्या है इसका, अनइक्वल डिवीजन। ये होता है बर्थ से और प्यूबर्टी तक रहता है। अब यहाँ प्यूबर्टी में रिजल्ट क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। तो ये अरेस्ट हो गया था, ये रुक जाता है, और इसके बाद में ये रुक कौन सी जाता है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन के अंदर क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट कहाँ अरेस्ट हो गया, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन के अंदर। फिर प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है ड्यू टू सेक्स हार्मोन, इंड्यूस हार्मोन, और यहाँ पे मियोसिस सेकंड स्टार्ट जो है वो रुक जाता है ओवुलेशन के दौरान, और यहाँ सेकंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम रिलीज होता है। ये ओवम में फिर से अनइक्वल डिवीजन है साथ में, और ये अरेस्ट हो चुका है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड के अंदर फिर से अरेस्ट हो चुका है, और यहां इस मेटाफेज अरेस्ट से ये तभी कंप्लीट होगा जब हमारे स्पर्म से एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहां जाएगा। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब इसे मिलेगा तो ये मेटाफेज सेकंड से क्या हो जाएगा, आगे एनाफेज सेकंड में चला जाएगा, और ये मियोसिस आगे खत्म हो जाएगा, और यहां से गैमेट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं एग, और उसे फर्टिलाइज कर जाएगा। तो अनइक्वल डिवीजन होता है यहाँ। डिवीजन ऑन अ सेकेंडरी oocyte ये रहा, डिवीजन ऑन अ सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी फेज में, डिप्लोटीन में। एट अ फर्टिलाइजेशन मियोसिस सेकंड जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, और ओवम सेकंड जो है वो पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है। तो पोलर बॉडी तभी बनेगी जब हमारे पास में क्या हो, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाए। मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाए तब क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी बन जाएगी। आगे बात करें नेक्स्ट, आप देखो यही सेम प्रोसेस हमने अभी देखा कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किसमें, स्पर्मेटोगोनिया में, जो माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, इसमें प्राइमरी मियोटिक डिवीजन बना हुआ, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी। जैसे ही मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये एन बन जाएगी, ये अभी तक 2n थी, और इसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, डिफरेंशिएशन होगा। इसी डिफरेंशिएशन को हमने नाम दिया था स्पर्मिएशन, और इससे बन गया स्पर्मेटोजोआ। सेम यहाँ पे ये फीटल लाइफ में होती है, जिसमें क्या बनता है, प्राइमरी oocyte जो क्या होती है 2n होती है। मियोटिक डिवीजन होगा, अनइक्वल होगा, तो यहाँ पे बन जाएगी ये हैप्लॉइड। फिर इसमें भी डिवीजन कंप्लीट होगा, और यहाँ बनेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम जो कि n होता है। इसी को डिटेल से हमने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफ्टिन फॉलिकल, ये होता है हमारे ओवरी के अंदर एक साइकिल। ओवेरियन साइकिल में बात करें तो प्राइमरी oocyte हमारे पास 2n होती है, ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलर लेयर होती है। सिंगल लेयर की एक फॉर्म होती है जो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में आकर अटक जाती है। और प्यूबर्टी के दौरान हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर कितना होता है, तो 60 से 80 हज़ार होता है इन फॉलिकल्स का नंबर इन ईच ओवरी। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक ओवरी में पूछे तो ये है, और ह्यूमन में या फीमेल में पूछ ले तो इसका डबल कर देना, क्योंकि फीमेल में 2 ओवरी होती है। सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल जो में उसमें लेयर्स बढ़ जाती हैं, ग्रेनुलर लेयर्स मल्टी लेयर आ जाएगी, और ये थीका बन जाएगी। टर्सरी में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, अंदर चेंज हो गया देखो, और फिर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है, क्योंकि ये प्यूबर्टी पे हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है। ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, तो उससे कैविटी बन जाती है लिक्विड अपने फैटी टिश्यू की वजह से, फैट की वजह से।
तो उसे कहते हैं एंट्रम कैविटी। तो एंट्रम कैविटी हमें विजिबल कहाँ होती है, सेकेंडरी में या टर्सी में? तो टर्सी फॉलिकल में एंट्रम कैविटी विजिबल हो जाती है और इसमें फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। फिर यहाँ प्राइमरी oocyte जो है, ये प्राइमरी oocyte 2n जो है वो अनइक्वल डिवीजन होगा मियोसिस में, और ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमने आगे यहाँ देख लिया। ग्राफिन मैचुरेशन फॉलिकल्स की बात करें तो यहाँ सेकेंडरी oocyte जो है वो न्यू थिका लेयर बना देगी जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। इसका मतलब जोना पेल्यूसिडा का फॉर्मेशन किसने किया? सेकेंडरी oocyte खुद ने किया, इसीलिए इसको प्राइमरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और इससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगी जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन, जो कि मैचुरेशन के 14वें दिन होता है, 14 डे होता है। फिर हमारे पास आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है? एक फीमेल जो है, फीमेल जो प्राइमेट है उनमें, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन हो गया, उनमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं मिनार्क। और जब 50 या 45 साल की उम्र होती है, जब सारे के सारे ये 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। मैचुरेशन जो है वो क्या हो जाता है? आगे की तरफ धीरे धीरे इंटरवल के साथ में, अगर एक टाइम सीक्वेंस के साथ साइक्लिक प्रोसेस को हम कहते हैं 28 से 29 डेज में अपने आप को रिपीट करता है। ओवुलेशन जो है उसमें क्या होता है? ये साइकिल के मिड में आता है। मिड में आने का मतलब 28 डेज पे आ रहा है अगर साइकिल है, तो यानी 14 डेज पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो हम उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे या तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, या पीसीओडी, या किसी, हम बात करें यूट्राइन या ओवरी के अंदर माल फंक्शन हो गया है। तो स्ट्रेस या पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से भी लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कंडीशन देखने को मिल जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है साइकिल वो क्या होते हैं? रुक जाते हैं, मतलब सारे के सारे प्रोसेस रुक जाते हैं। सारे के सारे प्रोसेस में क्या होता है? ओवरी के अंदर 3 स्टेप होती हैं। पहला होता है फॉलिकुलर स्टेज, जहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। फिर हमारे पास में होता है ओवुलेशन स्टेप, और तीसरा होता है हमारे पास में ल्यूटियल स्पेस या सिक्रेटरी स्पेस कहते हैं उसको। ये तीनों के तीनों जो स्टेप हैं वो रुक जाते हैं। मैंचुरेशन ओनली अकर इन रिलीज ओवम इज नॉट अ फर्टिलाइज। अगर मैंचुरेशन जो है वो तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ हो। अगर ओवम फर्टिलाइज हो चुका है तो वो प्रेगनेंसी की तरफ आगे चली जाएगा और उससे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप कर जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की तरफ नहीं गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो मेंस्ट्रुएशन आगे चलेगा। इफ फर्टिलाइज देन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो नो मेंस्ट्रुएशन, तो उससे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। अब मेंस्ट्रुएशन में बात करें तो 1st to 5th डे जो है वो हमारे पास क्या होता है? ऐसा इंटरवल है जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, और इसमें यूट्राइन जो इवेंट है वो ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियम बाहर आ जाती है। ओवरी में बात करें तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन, ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन, यानी हार्मोन्स के लेवल डाउन हो रहे हैं। कारण क्या है? कि हमारी ओवरी, हमारा यूट्रस तैयार नहीं होना चाहता प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हुई है। फिर ओवेरियन इवेंट में बात करें तो रीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? डिजर्मिनेशन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। पिट्यूटरी हार्मोन में इन हार्मोन का लेवल, एलएचएफएसएच का लेवल भी डाउन हो जाएगा। मतलब जब सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तो स्टार्टिंग में सब हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम बाहर की तरफ आ रही है। फिर आती है फॉलिकुलर फेज, इसको हम कहते हैं पहली फेज हमारे पास, या प्रोलिफेरेटिव फेज। ये 6 से 13 दिन तक चलती है, 7 डेज का इंटरवल है। यूट्राइन इवेंट में बात करें तो वॉल थिक होती है। हो सकता है इस बार बेबी कंसीव हो जाए, तो यूट्रस अपने आप को तैयार करता है, मोटी लेयर बनाता है ताकि बेबी को होल्ड कर सके। तो थिकिंग एंड रीजनरेशन होता है, इसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी। हार्मोन में की बात करें ओवरी के, तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन, फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं। देखो फॉलिकल डेवलप कर रहे हैं तो टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर कैविटी बनी थी एंट्रम, क्यों? क्योंकि वहाँ ईस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है। ओवरी में बात करें बेटा तो यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे, सेकेंडरी से टर्सरी बनेगा, टर्सरी से ग्राफिन फॉलिका, और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगी। पिट्यूटरी हार्मोन में ये फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं तो इन पे कोई हार्मोन काम कर रहा होगा, वो कौन है? एफएसएच, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और याद करो एलएच हार्मोन काम कर रहा है। बात करें ओवुलेटरी फेज, ये एक ही दिन की फेज है जिसको हम बोलते हैं 14 डे फेज। 14 डे फेज की बात करें तो यूटेराइन इवेंट है हमारे पास में। यहाँ अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। तो एंडोमेट्रियम डेवलप किस वजह से कर रहा है? क्योंकि एंडोमेट्रियम में लगातार चीजें क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये चाहता है कि बेबी कंसीव हो जाए। ओवरी के जो हार्मोन है वो पीक लेवल पे होते हैं। पीक लेवल पे होने की वजह से ओवरी के हार्मोन कौन कौन से हमारे पास में, अगर मैं बात करूं तो यहाँ दोनों हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हैं, एलएच और एफएसएच, वो पीक पे है, तो इसको कहते हैं सर्च। क्या कहते हैं? सर्च। और यहाँ ओवुलेशन हो जाता है उस वजह से। पिट्यूटरी हार्मोन में एलएच और एफएसएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कितना? एलएच का लेवल जो है वो करीब करीब 8 से 12 गुना बढ़ जाता है, और एफएसएच का लेवल जो है वो 4 से 6 गुना बढ़ जाता है। ये इन हार्मोन्स के लेवल में हाई क्रिएट हो जाती है। अब मैं बात करूं, इसको कहते हैं एलएच सर्च या पीक। ल्यूटियल फेज की बात करें या सेक्रेटरी फेज की बात करें, ये 15 से 29 दिन का लास्ट जो हमारे पास फेज है वो देखने को मिलता है।
इसमें क्या होता है, ये 14 दिन तक चलता है इंटरवल। यूट्राइन में क्या होता है, एंडोमेट्रियम फुल्ली डेवलप हो जाती है, क्या पता बेबी कंसीव हो जाए, तो वो पूरी मैच्योर हो चुकी है। और ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो ये रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। तो पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, इसलिए ग्राफ में पहले एस्ट्रोजन आगे बढ़ जाएगा फिर प्रोजेस्टेरॉन आगे आएगा। फिर ओवरी बैंड में बात करें, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर जाएगा क्योंकि हो सकता है पॉसिबली फर्टिलाइजेशन हो चुका है। और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पीक पॉइंट में होगा 21 डे, प्रोजेस्टेरॉन पीक पॉइंट पे होगा 21 डे, ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा और मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, और किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कॉर्पस ल्यूटियम एंड हमारे पास में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन और एंडोमेट्रियम एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे हार्मोन्स के लेवल पूछे गए कि कौन किससे क्या बनेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अच्छा है तो एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया तो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स का आना। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास में आता है ये हार्मोनल साइकिल। हार्मोनल साइकिल में हम सबसे पहले पिट्यूटरी के बारे में बात करें तो पिट्यूटरी में हमें पता है एफएसओ एलएचएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, शुरुआत में कम होता है, जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल होते हैं तब उसका लेवल कम होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 14 डे पे ये पीक पॉइंट पे आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एलएच सर्च कहते हैं। जब ये अपने पीक पॉइंट पे होगा तब हमें पता है ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो यहाँ देखो ओवुलेशन भी हमारे डे 14 पर हो रहा है। हमें पता है कि भाई ईस्ट्रोजन का लेवल सबसे पहले पीक पे आएगा, प्रोजेस्टेरॉन बाद में आएगा 21वें दिन, ये बात भी हमें पता है। तो आप देखो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल पहले पीक पे आ रहा है क्योंकि यहाँ थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना के बीच में सबसे बड़ी कैविटी या एंट्रम्स अपने लार्ज नंबर पे आ जाती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 21 डेज पे प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करेगा, और सेम यूट्राइन वॉल के अंदर हमें पता है जैसे जैसे हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। और उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा हमारा कि हमारी जो ओवरी है, ठीक है, उससे निकला ओवम इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो। ये पूरी प्रॉपर साइकिल ध्यान रखनी है। अब देखो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में क्या बोला गया है, मेंटेन द हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स एंड क्लीन होममेड पैड्स, चेंज सैनिटरी नैपकिन्स एंड होममेड्स आफ्टर द 4 to 5 आवर। कई बार गर्ल्स क्या करती है उसको पर डे पर पैड काम में लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 4 to 5 आवर के अंदर अपने पैड को चेंज करना चाहिए। इसलिए नहीं कि ब्लीडिंग की वजह से ब्लड ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, इसलिए क्योंकि अगर आपने नहीं चेंज किया तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन कॉज हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें फर्टिलाइजेशन को लेके तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमारे बर्थ कैनाल के ट्रैक से स्पर्म आते हैं, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन, स्पर्म का वेजाइनल ट्रैक में एंट्री, और एम्पुला स्टमक जंक्शन पे क्या होता है, हमारा ओवम जो है मैट कर जाता है किससे, हमारे स्पर्म से, और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखना, नॉट ऑल ओवुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हर बार ओवम जो है फर्टिलाइजेशन नहीं करता, इट इज अ चांस इवेंट। वही ओवम फर्टिलाइज करेगा जो ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन वहां पे मेट करेगा। इफ ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड इन एम्पुला स्टिमुलेटरी, क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है तो हमें ओवम और जो स्पर्म है उनको साइमल्टेनियसली एक साथ आगे मिलना होगा। इसके लिए हम आईवीएफ वगैरह में स्टिमुलेट भी करते हैं चीजों को। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte हमारे पास जो है वो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी, मियोसिस सेकंड अनइक्वल डिवीजन, और वहां ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। इसके लिए मैंने कहा था क्या चाहिए हमको, नीड, यहां पे हमको रिक्वायर्ड होता है स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या रिक्वायर्ड होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इनके अंदर क्या करता है, मेटाफेज से एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की तरफ इसको लेके चला जाता है। अब ये पेनिट्रेशन कैसे होता है, ओवम है, ओवम के खुद के बाहर की तरफ जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, और बाहर, इससे बाहर जो लेयर दिख रही है ये हमारे पास कोरोना रेडिएटा। ये जो लेयर है ये हमारी खुद की oocyte बनाती है। कौन बनाती है, oocyte बनाती है। ये लेयर तो oocyte ने बनाई, और ये लेयर जो है वो हमारी ओवरी बनाती है। एक लेयर oocyte और एक लेयर हमारी ओवरी बनाती है। यहां पे क्या हो गया, सबसे पहले हमारी कोरोना रेडिएटा जो है वो पेनिट्रेट करेगी, फिर जोना पेल्यूसिडा पेनिट्रेट करेगी, और यहां पे ध्यान रखिएगा स्पेस जो है इसको हम कहते हैं पेरीवेलेटाइन स्पेस। ये पहली एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो यहां होती है। आगे बात करें, स्पर्म कॉन्टैक्ट आता है जोना पेल्यूसिडा से,
और यहाँ पे क्या होगा, इसमें मेम्ब्रेन में चेंज आने शुरू हो जाएंगे और मेम्ब्रेन में चेंज आने की वजह से दूसरे स्पर्म जो है वो केपेबल नहीं हो पाते इसको पेनिट्रेट करने पे। इससे एक कंडीशन बचने में हेल्प करती है, वो कहते हैं हम पॉलीस्पर्मी। तो ये ब्लॉक कर देता है हमारे पास में एडिशनल स्पर्म को और नो वन कैन स्पर्म एंटर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो इससे पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाती और ये ह्यूमन के केस में काफ़ी हेल्दी है। एक्रोसोम के बारे में बात करें, ये हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में इन द ओवम और ये जोना पैलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इसके अंदर ही हमारे पास में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइलुनिडेज एंजाइम। नेक्स्ट बात करें इम्प्लांटेशन को लेके, एस्थमस और जो ओविडक्ट है वहां से जाइगोट जो है वो यूट्रस में जाता है क्लीवेज होते होते, माइटोटिक डिवीजन होते होते, और ये 2 से 4 ब्लास्टोमियर, 4 से 8 ब्लास्टोमियर, 8 से 16 ब्लास्टोमियर की कंडीशंस के अंदर डॉटर सेल जो है जाइगोट की बनती चली जाती है और इस कंडीशन में ये यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। क्लीवेज एक तरीके का माइटोसिस है जिसमें क्या होता है, सेल जो है वो ब्लास्टोमियर से अपने आप में चेंज होती रहती है, 1 से 2, 2 से 8, जस्ट डबल होता रहता है इनका नंबर, तो 2, 4, 6, 8। अब यहाँ ये सारे के सारे ब्लास्टोमियर से, लेकिन 8 से 16 जो स्टेज है इसको हम कहते हैं मोरूला और 16 के बाद वाले स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। अब यहाँ जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोमेयर अलग चीज हो गई, एक सिंगल सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर कहते हैं, और मोरूला के बाद हमारे पास हो गया ब्लास्टुला और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे एक जगह सेल का मास ज्यादा इकट्ठा हो गया, इसको कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। ये डिफरेंशिएट करता है और ये बनाता है एम्ब्रियो, मतलब इनर सेल हमें आ रही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जो बाकी सबसे बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर एंडोमेट्रियम में धंसने का काम करेगी जिससे ये इम्प्लांट हो जाएगा और इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आउटर लेयर होती है। ये अटैच करती है एंडोमेट्रियम से और अटैच होने के बाद में यूट्राइन वॉल जो है वो डिवाइड हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर और ये ब्लास्टोसिस्ट ढक जाता है, घुस जाता है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है तो यहां बनने लगती है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है, इसको कहते हैं HCG या HPL, और इन हार्मोन की वजह से यहाँ पे जो HCG है ये हमारे प्रेगनेंसी के टेस्ट में काम में आता है, जो कि यूरिन के अंदर निकल के आता है और यहीं से प्रेगनेंसी की जो जांच है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो है, प्रेगा न्यूज़ हो गया, तो उनके अंदर ये चीज़ देखी जाती है। अब आफ्टर द इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो इनर सेल मास है, अब सारा गेम इसका है। ये इनर सेल मास क्या करता है, लगातार डिफरेंशिएट होता है और डिफरेंशिएट होकर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाएगा। जब ये कंडीशन बनती है तो फिर अब इसको हम ब्लास्टोसिस्ट नहीं कहते हैं, अब इसको कहते हैं गैस्टुला फेज। क्या कहते हैं, गैस्टुला फेज। ये हो गई हमारी गैस्टुला फेज। गैस्टुला फेज के अंदर जर्मिनल लेयर बन जाती है। जर्मिनल लेयर हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स या सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स को बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनर सेल मास जो है वो क्या करता है, सारे टिश्यू एंड ऑर्गन को क्या करता है, बनाता है, यानी कि इट मीन्स इनर सेल मास के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। क्या कारण है इसका, हर एक सेल के अंदर टोटीपोटेंसी का नेचर पाया जाता है, इसका मतलब हर एक सेल पूरे के पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। नेक्स्ट बात करें प्रेगनेंसी को लेके, आफ्टर द इम्प्लांटेशन हमारे पास में क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट से और ये ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक विलाई कहलाते हैं और यही कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू आपस में मिलकर क्या बना देगा, हमारी प्लेसेंटा बना देगा। और ये प्लेसेंटा क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है हमारे पास में, ये फीटस और मदर के बीच में कनेक्शंस को इंड्यूस करती है। फीटस से मदर में ट्रांसपोर्टेशन और मदर से फीटस में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं वहीं बात करूं प्लेसेंटा को लेके, तो प्लेसेंटा में ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन को, कहां से, मदर से फीटस के अंदर, एंड न्यूट्रिशन मदर से फीटस में, जबकि रिमूव करती है CO2 एंड वेस्ट मटेरियल कहां से, फीटस से मदर के अंदर, जैसे CO2 हो गया हमारा, यूरिक एसिड हो गया या यूरिन हो गया। ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी बिहेव करती है। कारण क्या है इसका, प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या है हमारे पास में, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज करती है, HPL यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी निकालती है और प्रोलैक्टिन भी निकालती है। तो कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा निकालती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL एंड एक इंपॉर्टेंट हार्मोन इसका नाम है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो ओवरी भी सीक्रेट करता है, लेकिन ध्यान रखना ये रिलैक्सिन तभी निकालेगी ओनली फॉर अ प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की बॉडी में रिलैक्सिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो
रिलैक्सिन निकालती है और वो है हमारे पास प्लेसेंटा, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही ह्यूमन में प्रेजेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आप देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल में हार्मोन के लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन। यहाँ बाकी सब तो ठीक है, एक आपके पास में आया कॉर्टिसोल, एक और आपके पास में आया थायरॉक्सिन, ये दो समझ में नहीं आ रहे। कॉर्टिसोल और थायरॉक्सिन जो है, ये कॉर्टिसोल क्या करता है, ह्यूमन की जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है थोड़ा, क्योंकि फीमेल के अंदर एक और बॉडी पनप रही होती है। थायरॉक्सिन अब यहाँ पे फीमेल को खुद के लिए भी मेटाबॉलिज्म रिएक्ट करना है और बेबी के लिए भी करना है, तो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। आगे बात करें गैस्ट्रेशन पीरियड में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ, पहले 3 मंथ। यहाँ पे पहले 3 मंथ में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले मंथ में हार्ट बन जाता है, और यही हार्ट क्या होता है, पहला साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, जिसको कि हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप या अल्ट्रासाउंड से। उसके बाद में हमारे पास सेकेंड मंथ जो होता है उसमें क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट बन जाते हैं। थर्ड हफ्ते में, थर्ड वीक में क्या होता है यहाँ पे कि मेजरली आपके पास में ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। सॉरी, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं एंड ऑफ द फर्स्ट टाइम, जैसे कि हमारे पास जेनाइटल ऑर्गन हो गया, हमारे लिम्स हो गए। इसका मतलब जो एमिनोसिंथेसिस है वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसका जेंडर पता चल जाए। तो हालांकि इलीगल है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें होंगी। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 4, 5, 6 मंथ में क्या होता है, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 5th मंथ के अंदर बेबी का पहला मूवमेंट होता है, इसको हम कहते हैं बेबी पेट में लात मार रहा है, किक मार रहा है। हेयर्स ग्रो कर जाते हैं। 6 मंथ के अंदर बॉडी के जो हेयर्स हैं, फाइन हेयर, वो ग्रो कर जाते हैं। आईलिड एंड आई लैशेज जो है वो अलग हो जाती हैं एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 6 महीने के बाद। 7वें 8वें 9वें महीने में बात करें तो लगभग बेबी क्या हो चुका है, सारे चीज़ें बन चुकी है, अब बेबी में ग्रो होना है, तो अब बेबी ग्रो होता है। और यहाँ पे 90 महीने के अंदर क्या होता है, बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड फीटस और मैच्योर प्लेसेंटा से सिग्नल जनरेट होता है, जिससे कि बेबी पास्चुरेट करता है, यानी कि बेबी की डिलीवरी होती है। तो ये पूरा 9 मंथ का साइकिल हो गया, देखिए आपके सामने। पास्चुरेशन में बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या है, डिलीवरी ऑफ फीटस यानी कि चाइल्ड का बर्थ, ये कंप्लीट न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और एंडोक्राइन यानी हार्मोन से रिलेटेड, यानी नर्वस टिश्यू एंड हार्मोन, इन दोनों की मिली भगत से होता है। मतलब ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब इसका सिग्नल कहाँ से आता है, तो फीटस से सिग्नल आता है और प्लेसेंटा से सिग्नल आता है। ये दोनों, पहले सिग्नल फीटस से आएगा कि भाई मैं मैच्योर हो चुका हूँ, और फिर प्लेसेंटा से आएगा कि भाई मैं भी क्या हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। तो अब ये धीरे धीरे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं, मतलब यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर धीरे धीरे क्या होंगी, हरकतें शुरू हो जाएगी, और इससे फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स कहते हैं, और ये प्लेसेंटा और फीटस के थ्रू आता है। इससे क्या होता है बेटा, हमारे पास में पिट्यूटरी स्टिमुलेट करती है, और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेगारियस कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, लगातार तेज कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे फीमेल में पेन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी बाहर डिलीवर होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिफ्लैक्सेस आते हैं और कॉन्टिन्यूस है, लगातार ये रिफ्लैक्सेस और ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फीमेल में डिलीवरी के वक्त अगर पेन नहीं हो रहा है और जो फीमेल है उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है गैस्ट्रेशन का, तो डॉक्टर्स उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का ही होता है। तो अब रिगैरियस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे, जिससे कि बेबी डिलीवर हो जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, उसे हम कहते हैं लैक्टेशन यानी कि दूध पिलाना। मैमरी ग्लैंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है प्रोड्यूस मिल्क। अब वो मैमरी ग्लैंड मिल्क बनाएगी, मैच्योर हो चुकी थी प्रॉपर्ली। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अलग अलग फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का साइज अलग अलग होता है, इससे उनके नंबर ऑफ लोब्यूल जो कि 20 से 25 होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में लोब्यूल का नंबर फिक्स होता है। लेकिन जो ब्रेस्ट का साइज अलग अलग होता है उसके पीछे कारण है उसके ऊपर डिपॉजिट होने वाला फैटी टिश्यू। तो कुछ में फैटी टिश्यू कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो मैमरी ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस मिल्क। इनिशियली जो है मिल्क, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोस्ट्रोम कहते हैं। ये कैलोस्ट्रोम IgA एंटीबॉडी से भरपूर होता है। ये एक पैसिव इम्यूनिटी की तरह बिहेव करता है बेबी के लिए, ताकि बेबी को आने वाले जितनी भी बीमारियां हैं पैथोजन से, उनसे बचा के रखे। और डॉक्टर सजेस्ट भी यही करता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल दौरान के दौरान बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या हो, कोलेस्ट्रम जो है वो बेबी को प्रोटेक्ट कर पाए दूसरी पैथोजन बीमारियों से। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने फिनिश कर ली। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। हमने कोशिश की विद इन 1 आवर के अंदर कंप्लीट एक चैप्टर को रिवाइज करने की। ये सीरीज, ये सीक्वेंस आपको रैपिड फायर का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस चीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना ये भी आप मेरे को जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, सजेशन जरूर दीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।